अब हमारे पास अगली डेफिनेशन है चेंज ऑफ बेसिस। चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, इसमें क्या है, एक वेक्टर स्पेस है V ओवर द फील्ड F और इस V की दो बेसिस दे रखी हैं, एक B1 और एक B2। B1 में एलिमेंट्स हैं U1 U2 UN और B2 में कौन से वेक्टर्स हैं, V1 V2 Vn। ठीक है, तो हमें पता है कि हम B2 के हर एलिमेंट को B1 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि B1 भी बेसिस है, B2 भी बेसिस है और V के हर एलिमेंट को हम बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, V1 को इनके कॉम्बिनेशन में लिख दिया, फिर V2 को लिख दिया, फिर Vn को लिख दिया। ठीक है, B2 के हर एलिमेंट को हमने B1 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया, फिर हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। ठीक है, तो जो ये मैट्रिक्स होती है, इसका अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम ओल्ड बेसिस B1 टू न्यू बेसिस B2, या फिर इसको ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी बोलते हैं और इसको हम P से डिनोट कर रहे हैं। रिपीट कर रही हूँ, V एक वेक्टर स्पेस है F के ऊपर, इसकी दो बेसिस लेनी है B1 और B2 और हमने क्या किया, B2 बेसिस के एलिमेंट्स को B1 बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा और जो स्केलर्स आए उनकी कॉलम फॉर्म बनाते गए। जो पहली बारी के स्केलर आए फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो के स्केलर्स की सेकंड कॉलम, लास्ट वाले की स्केलर्स की लास्ट कॉलम। इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम द ओल्ड बेसिस B1 टू न्यू बेसिस B2। जैसे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, फाइंड द टू बेसिस ऑफ let the two bases of R3 be B1 is equal to this and B2 is equal to this। R3 वेक्टर स्पेस है, इसकी दो बेसिस दे रखी है, एक B1 और एक B2। हमें निकालना है चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम B1 टू B2। ठीक है ना, तो हम B2 के एलिमेंट्स को B1 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे, पहले इसको, इन तीनों के, फिर इसको और फिर इसको, और फिर जो हमारे स्केलर्स आते जाएंगे, इसके लिए जो स्केलर्स आएंगे उसको पहली कॉलम, इसके लिए जो स्केलर्स आएंगे उसको दूसरी कॉलम, और इसको जब इनके कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो जो स्केलर्स आएंगे उसको तीसरी कॉलम बना दे, तो वो ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। और फ्रॉम B2 टू B1 चाहिए तो अब की बार हम B1 के एलिमेंट्स को B2 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे और जो स्केलर्स आते जाएंगे उनको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कॉलम्स बना देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ये रिजल्ट कि मान लो P हमारी है ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम B1 टू B2, यही वाली। ठीक है, और V कोई भी एलिमेंट है V का, देन VB2 इज इक्वल टू P इनवर्स VB1। VB2 का क्या मतलब है कि जब हम V को B2 बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो जो स्केलर्स आएंगे उसकी कॉलम फॉर्म। सिमिलरली VB1 का क्या मतलब है कि जब हम V को B1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो जो स्केलर्स आएगी उसकी कॉलम फॉर्म। और हमें ये प्रूव करना है कि VB2 इक्वल आना चाहिए P इनवर्स इंटू VB1 के। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट है, अगर X कोई भी वेक्टर है Rn में से और X को B1 के कॉम्बिनेशन में लिखा, जो स्केलर्स आए उसकी कॉलम फॉर्म को हम XB1 से लिख रहे हैं, और जब X को B2 बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा तो जो स्केलर्स आए उसकी कॉलम फॉर्म को हम XB2 से लिख रहे हैं। ठीक है, देन हमें एक मैट्रिक्स ढूंढनी है P जो कि किसके इक्वल होगी, B इनवर्स A की, सच दैट XB2 इज इक्वल टू P XB1। ठीक है, वेयर A और B क्या है, A एंड B आर डिटरमाइंड बाय टू बेसिस। जो पहली बेसिस है A, जो पहली बेसिस थी B1, उसके पहले वेक्टर की पहली कॉलम, दूसरे वेक्टर को दूसरी कॉलम और तीसरे वेक्टर को तीसरी कॉलम, इस तरह से बनाते जाएंगे तो वो बन जाएगी A मैट्रिक्स। जो दूसरी बेसिस है B2, उसके पहले वेक्टर को पहली कॉलम, दूसरे वेक्टर को दूसरी कॉलम, तीसरे वेक्टर को तीसरी कॉलम फॉर्मेट में लिखते जाएंगे तो वो मैट्रिक्स हमारी होगी B। और P हमारी क्या होगी, B इनवर्स A, और ये रिजल्ट हो जाएगा कि XB2 इज इक्वल टू P XB1, जिसमें मैं बता चुकी हूँ कि XB2 क्या है और XB1 क्या है। अब हमारे पास एग्जाम्पल है, X हमें दे रखा है 3 ट्यूपल 1 to 1, लेट X इज इक्वल टू दिस बी रिलेटिव टू स्टैंडर्ड बेसिस। स्टैंडर्ड बेसिस हो गई हमारी ये। फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट, हमें X का कोऑर्डिनेट निकालना है रिलेटिव टू बेसिस दिस। सपोज हमने इस बेसिस को B1 नाम दे दिया है, इसको हमने
B1 नाम दिया है इस बेसिस को, तो हमें XB1 निकालना है। ठीक है, XB1 निकालने का क्या फॉर्मूला था? PXE। P तो वो मैट्रिक्स थी जिसकी वैल्यू थी B इनवर्स A। A कैसे निकालते थे, B कैसे निकालते थे? पहली बेसिस के पहले वेक्टर को कॉलम फॉर्म में लिखा, फिर दूसरे वेक्टर को कॉलम फॉर्म में लिखा, फिर तीसरे वेक्टर को कॉलम फॉर्म में लिखा, उससे जो मैट्रिक्स बनी दैट इज A। B क्या होगी? दूसरी बेसिस के वेक्टर्स को कॉलम फॉर्म में लिखने से जो बनेगी, पहली कॉलम 1 1 0, दूसरी 1 0 1, तीसरी 1 1 1, तो ये B है। A पता चल गया, B पता चल गया। P का फॉर्मूला था B इनवर्स A, वो भी निकल जाएगा। ठीक है, और अगर दो बेसिस दे रखी हैं, पुरानी बेसिस थी E, नई बेसिस है B1, तो X के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं B1 के लिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ X रिलेटिव टू B1, तो उसका फॉर्मूला था P इंटू XE। P का मतलब है B इनवर्स A, वो तो हमारा निकल ही जाएगा। XE का क्या मतलब है? जब हम X को E बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो जो स्केलर्स आएगी उनकी कॉलम फॉर्म। रिपीट कर रही हूँ, जब हम X वेक्टर को E बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो जो स्केलर्स आएंगे उनकी कॉलम फॉर्म, दैट इज XE। ठीक है, तो हमें P भी पता है, हमें XE भी पता है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें XB1 पता लग जाएगा। XB1 का मतलब है जब हम X वेक्टर को B1 बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो जो स्केलर्स आएंगे। ठीक है, बस ये निकालना था इसमें। A निकाला, B निकाला, P निकाला और XB1 का ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ XB1 एंड XB2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ X रिलेटिव टू बेसिस B1 एंड B2। B1 बेसिस में 3 एलिमेंट है Y1 Y2 Y3, B2 में भी 3 एलिमेंट है Z1 Z2 Z3। हमें P निकालनी है। P का तो सिंपल फॉर्मूला था, क्या था? B इनवर्स A। A बनता था पहली मैट्रिक्स से, A बनता था पहली बेसिस से, B बनता था दूसरी बेसिस से। A कैसे बनता था? पहली बेसिस के एलिमेंट्स की कॉलम फॉर्म। तो A मैट्रिक्स हो गई, पहली कॉलम 1 1 0, दूसरी 1 0 1, तीसरी 1 1 1। B की पहली कॉलम 1 1 2, सेकंड 2 2 1, थर्ड 1 2 2। बस A और B पता लग गया, B इनवर्स निकाल दो और फिर उसको A से मल्टीप्लाई कर दो तो P आ जाएगी। ठीक है।